नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस भी कर सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप लोग कांटेक्ट करिए। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित का मिलान करें। पर्यटक एक तरफ दिए गए हैं और एक तरफ आपको देश दिया गया है, एक तरफ टूरिस्ट और एक तरफ कंट्री। तो बताइए, अलबर्नी दिया गया है, ठीक है, फिर बर्नियर का नाम दिया गया है, इब्न बतूता की बात की गई है। तो अलबर्नी की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां से बिलोंग करता था? मोरक्को से, उज्बेकिस्तान से या फिर फ्रांस से? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? अलबर्नी उज्बेकिस्तान का यात्री था, ठीक है। तो फर्स्ट का बी होगा। फर्स्ट का बी आपको दो जगह दिया गया है, बी में और डी में। और देखते हैं बर्नियर की बात जब हम करेंगे तो बर्नियर जो था वो कहाँ का यात्री था? फ्रांस का। तो सेकेंड का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और इब्न बतूता मोरक्को का। तो बी आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। यहाँ पर याद होगा क्लास आप लोगों को, अलबर्नी की बात हमने पहले भी की थी और मैंने आपको बताया था कि अलबर्नी की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। वो कौन सी पुस्तक है? किताबुल हिंद, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सही उत्तर बी है। यहाँ पर देख लीजिए, उसने प्रसिद्ध पुस्तक, अलबर्नी की बात की गई है, उज्बेकिस्तान से बिलोंग करता था और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था किताबुल हिंद। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। अगला हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या नरम पंथियों को अपने पक्ष में करने और चरम पंथियों को अलग थलग करने की ब्रिटिश नीति का एक हिस्सा था? दूसरा दिया गया, इस अधिनियम के तहत अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में शामिल होने वाले लोगों को बिना मुकदमे के 1 साल तक की जेल की सजा हो सकती थी। यहाँ पर आपको बताना है कि रॉलेट एक्ट से रिलेटेड कौन सा सही है। आपको पता है कि रॉलेट एक्ट क्या है? बताइए। सबसे पहले रॉलेट एक्ट में क्या था? अगर किसी पर भी संदेह होता है कि ये एक क्रांतिकारी है या ये किसी भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल भी है, संदेह मात्र, मतलब आपको संदेह हो रहा है, तो आप उसको पकड़कर जेल में बंद कर सकते थे। रॉलेट एक्ट कब आया है? 1919 के समय में आया है, ठीक है। और आप सोचिए, अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पंजाब साइड से कितने जो यंग लोग थे गए थे इनकी मदद के लिए। जो भारत जो था वो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ा था ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और यहाँ पर आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भारत पर एक विश्वास होना चाहिए। आप रॉलेट एक्ट ला के खड़ा कर दिया, आपने लगा दिया कि अगर इधर पंजाब साइड में तो जिसको भी लगता था कि अरे इन पे संदेह, चलो उठाओ जेल में बंद कर दो, लॉकर के अंदर, खोलना मत। और कोई वकील भी नहीं कर सकता सामने वाला, बिना दलील बिना वकील वाला कानून बोला जाता था, काला कानून उठाइए, ठीक है। और आपको पता है इसी एक्ट के बाद कुछ समय बाद जलियांवाला कांड भी होता है। तो यहाँ पर ये
नरमपंथी को अपने पक्ष में करने और चरमपंथियों को अलग थलग की ब्रिटिश की नीति का एक हिस्सा था, हम कह सकते हैं। नरमपंथी थे तो वो किसी भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में, किसी भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल ही नहीं होते थे। तो उनको किसी बात का खतरा नहीं था, लेकिन खतरा था अगर किसी नरमपंथी मॉडरेट के ऊपर शक होता तो उसको भी उठा के बंद कर देते। लेकिन तब भी हम कह सकते हैं इनकी आइडियोलॉजी पे मॉडरेट्स को, इनके कहने का मतलब था कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे, क्रांतिकारी थे, चरमपंथी थे, उनको खतरा था। अगर आपने किसी भी तरीके का आवाज उठाई या विद्रोह किया, सीधे आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, कोई भी आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। दूसरा देखिए, इस अधिनियम के तहत अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में शामिल होने वाले लोगों को बिना किसी मुकदमे के, मैंने आपको बताया ना, बिना वकील बिना दलील, बिना किसी मुकदमे की 1 साल तक जेल की सजा हो सकती थी, नहीं 2 साल तक जेल की सजा हो सकती थी। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक जो है वो सही है। 2 इयर्स का प्रोविजन इसमें दिया गया था। ठीक है, तो किसी भी अगर संदिग्ध को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था और अनिश्चित काल के लिए एक हिरासत में भी रखा जा सकता था अगर ये चाहे तो, लेकिन 2 साल की जेल की सजा उसमें दी गई थी। तो यहां पर ए आपका सही उत्तर है। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए, नवपाषाण काल में दंत चिकित्सा के प्रारंभिक साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए गए थे? तो बताइए, नियोलिथिक उसमें मेहरगढ़ में, चिरांद में, पय्यमपल्ली में या फिर गुप्तकाल में? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? तो मानव दंत चिकित्सा का जो प्रमाण है उसके साक्ष्य हमें कहां मिलते हैं? सबसे पहले मेहरगढ़ में। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, मानव दांत, एक जीवित व्यक्ति का छिद्र का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ में मिलता है। इसे दंत चिकित्सा की ऐतिहासिक शुरुआत के रूप में देखा जाता है। अब यहां पर देखिए क्लास, कुछ हम इम्पोर्टेंट साइट्स को देख लेते हैं जो कि यूपी से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए कोहलरढेवा की बात हम करेंगे तो भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित ये पुरातात्विक स्थल है। याद रखिएगा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कोहलरढेवा। फिर यह देवघाट गांव के पास बेलन नदी की घाटियों में स्थित है। अगर आप देखेंगे तो प्रयागराज जिला लगेगा यहाँ पर। महागरा की हम बात कर रहे हैं, महागरा के साथ या उत्तर प्रदेश के कुछ नवपाषाण स्थलों में से भी एक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर याद क्या रखना, आपको कोहलरढेवा याद रखना है और आपको महागरा याद रखना है। दोनों कहां पर है? ये आपके प्रयागराज जिले में स्थित है। नवपाषाण स्थल है और दोनों प्रयागराज जिले में है। ठीक है, बस इतना पॉइंट याद रखिएगा। चौथा प्रश्न हम देखते हैं। चौथा प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करिए। भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्ष राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। बोला गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू हमने सेक्युलरिज्म नहीं, यहाँ पे सेक्युलर बोला गया है, सेक्युलर शब्द को अपने प्रियम्बल में ऐड किया। दूसरा आपको दिया गया, राज्य किसी व्यक्ति को कानून और समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। स्टेट जो है, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 14 में दिया गया है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला जो है वो आपका सही है कि गलत है, बताइए। सेक्युलर की अगर हम बात करेंगे तो ये किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है? ये 44th नहीं, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 44th नहीं, 42nd होगा यहाँ पर, तो गलत हो गया। आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो इसमें हम इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं। ठीक है, अब आप मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने किस कंट्री से लिया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने कहां से लिया है। ठीक है, मैं आपको हिंट देती हूँ, इक्वालिटी बिफोर लॉ में बी आता है
तो हमने इस कंट्री से इसको लिया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने दूसरी कंट्री से लिया है। तो ये बी वाला याद रखिएगा तो आप बता लेंगे। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब हम कह रहे हैं, ये देखिए, राज किसी व्यक्ति को कानून और समानता का कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ये वाला 14 में दिया गया है। लेकिन अभी आपको बताना है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने किन कंट्रीज से लिया है। इतनी चीज क्लियर हो गई क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, अगला प्रश्न कैसे, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर केवल आपका दूसरा सही है, पहला गलत है क्योंकि 40 सेकेंड से हमने लिया है। हमने इंटीग्रिटी शब्द जो है, ठीक है, वो भी कहां से लिया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमारे प्रियम्बल में जोड़ा है। और सोशलिज्म की बात करें तो वो भी 42nd से ही जोड़ा है हमारे प्रियम्बल में। अगला हम देखते हैं, बौद्ध परिषद दिया है और आयोजन स्थल दिया है। तो आपको बताना है प्रथम, द्वितीय और तृतीय बौद्ध जो परिषद हुए थे वो किस स्थल पे हुए थे। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो कहाँ हुई थी बताइए, वो राजगृह में हुई थी। तो ए का फर्स्ट का सी हो जाएगा, फर्स्ट का सी कहाँ दिया है, यहां दिया है, ठीक है। और देखते हैं सेकंड को हम देखेंगे तो ये आपका वैशाली में हुई थी और तृतीय पाटलिपुत्र में हुई थी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा क्लास, यहाँ पर देखिए, पहला राजगृह में हुई थी, दूसरा वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, फिर कुंडलवन में हुई थी जो कि आपका कश्मीर का हिस्सा है। तो राजा वैशाली को पटाकर कुंडलवन ले गया, ठीक है, राजा वैशाली को पटाकर कुंडलवन ले गया। अगर आपको याद रखना है तो आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर इतनी चीज क्लियर हो गई क्लास। तो बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कहाँ हुई थी वो आप याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से एक बार रिवाइज भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं, छठवां प्रश्न, तुलुक वंश के संबंध में असत्य कथन का पता लगाएं। असत्य कथन आपको बताना है। तो चलिए बताइए, यह विजयनगर का तीसरा राजवंश था। दूसरा आपको दिया गया है, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के तुलुक वंश के शासक थे। तीसरा आपको दिया कि कृष्णदेव राय ने तमिल भाषा में एक रचना की, अमुक्त माल्याता के नाम से जाना जाता है उसे। वीर नरसिंह तुलुक वंश के संस्थापक थे। तो यहां पर आपका सही क्या है बताइए। यहां पर अगर आप देखेंगे, यह विजयनगर का तीसरा राजवंश था, सही है कि गलत है बताइए। ये आपका सही है। कौन कौन से थे आपको बताइए। संगम था, अगर हम विजयनगर राज्य की बात करें तो कौन कौन से 4 प्रमुख वंश थे। संगम वंश था, हाँ, फिर सुलुक था, फिर तुलुक था और फिर अरविंदु था, ठीक है, ये चीज सही है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के तुलुक वंश के शासक थे, ये एकदम सही है। कृष्णदेव राय ने तमिल भाषा में एक रचना की जिसे हम अमुक्त माल्यात के नाम से जानते हैं, ये आपका गलत है कि सही है। इन्होंने इसे तमिल भाषा में नहीं, तेलुगु भाषा में लिखा था, ये आपका गलत है। और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया कौन सा असत्य है, तो कौन सा सत्य हो जाएगा बताइए। आपका सत्य हो जाएगा सी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है क्लास। तो सी आपका असत्य हो जाएगा। यहाँ पर कृष्णदेव राय से रिलेटेड कई बार प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप इसको जरूर अपनी बुक से रिवाइज करिएगा। और यहाँ पर जो आखिरी आपको दिया गया है, नरसिंह तुलुक वंश के, वीर नरसिंह तुलुक वंश के क्या थे आपके संस्थापक थे, तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी सही उत्तर हो गया। अगला हम देखते हैं 7वां प्रश्न। चलिए यहाँ पर देखिए, बायो मिथेनेशन से रिलेटेड है, तो कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है ये आपको बताना है। सही कथन
बायोमिथेनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जैविक सामग्री को अवायवीय परिस्थितियों में एनाएरोबिक कंडीशन में सूक्ष्म जैविक रूप में बायोगैस में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा आपको दिया गया है बायोमिथेनेशन की प्रक्रिया में क्रमिक रूप से होने वाले 3 चरण हाइड्रोलिसिस है, ठीक है, फिर एसिडोजेनेसिस है, फिर मिथेनोजेनेसिस है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हाइड्रोलिसिस है, एसिडोजेनेसिस है और फिर मिथेनोजेनेसिस है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले एनाएरोबिक कंडीशन है। एनाएरोबिक कंडीशन क्या होता है बताइए? एरोबिक कंडीशन की बात जब हम करते हैं तो एरोबिक कंडीशन का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है एरोबिक कंडीशन में, ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है, और एनाएरोबिक कंडीशन में क्या होता है? ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता है। तो बायोमिथेनेशन की जब हम बात करते हैं तो यह एक एनाएरोबिक कंडीशन में, मतलब जहां ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट करती है बायोगैस में। ये आपका बिल्कुल सही है। और इसके जो 3 स्टेजेस आपको दिए गए हैं, हाइड्रोलिसिस, एसिडोजेनेसिस और मिथेनोजेनेसिस, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बस यहां पर याद रखिएगा, परीक्षा में अगर आपको कंफ्यूज करना होगा तो एनाएरोबिक और एरोबिक कंडीशन में, तो आप बस इतना याद रखिएगा, यहां पर हम ऑर्गेनिक मैटर को बायोगैस में कन्वर्ट करें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई को हम कट कर रहे हैं, तो यहां पर सी सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 8वां प्रश्न। गलवान नदी के संदर्भ में गलत कथन का पता लगाएं। तो गलत कथन आपको पता लगाना है। नदी का स्रोत अक्साई चीन में है या श्योक नदी की सहायक नदी है? तो बताइए यहां पर आपका सही है, दोनों की दोनों गलत है कि दोनों सही? क्या है? 1 सही 2 सही, क्या आपका सही उत्तर होगा? तो देखिए नदी का जो स्रोत है वो अक्साई चीन में है, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, या श्योक नदी की सहायक नदी है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो मतलब यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं और उत्तर क्या होगा? सी आपका सही उत्तर होगा। एक बार व्याख्या देख लीजिए। देखिए नदी का स्रोत जो है वो वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार, ठीक है, लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको कि हम LAC बोलते हैं, के पार चीन की ओर अक्साई चीन में है और यह पूर्व से लद्दाख की ओर बहती है और जहां यह भारत में श्योक नदी के नाम से मिलती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए क्लास 9वां प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? फिजिकल चेंज का उदाहरण बोला गया है। चीनी का पानी में घुलना, मोमबत्ती का जलना, अंगूर का किण्वन, दूध का खट्टा होना। तो यहाँ पर देखिए जब हम बात करते हैं चीनी का पानी में घुलना, तो ये आपका एक भौतिक चेंज है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, ए आपका सही उत्तर होगा। मोमबत्ती के जलने की बात करेंगे क्लास, तो ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों इसमें दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर माना जाएगा ए और बी में, वो आपका ए माना जाएगा, क्योंकि खाली भौतिक परिवर्तन की बात यहाँ पर की गई है, केमिकल चेंज की बात नहीं की गई है। तो ए आपका सही उत्तर है। कभी परीक्षा में पूछे कि मोमबत्ती के जलने में फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों इन्वॉल्व है, तो आप कह सकते हैं। ठीक है, अंगूर का किण्वन मतलब फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स और कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब दूध का खट्टा होना, इसमें केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ए आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 10वां प्रश्न। वर्ष 1993 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम था, क्या नाम था बताइए? स्मिथ, पियर्स, T.A. स्कॉट, H.M. लारी या फिर L.S. कारी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? तो याद रखिएगा वर्ष 1993 में गांधी जी को भाषण देने के लिए छत्तीसगढ़ के राजकुमार कॉलेज में आमंत्रित किया गया था। ठीक है, और उस समय राजकुमार कॉलेज के जो प्राचार्य थे उन्होंने ही उनको आमंत्रित किया था और उनका नाम था स्मिथ पियर्स। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 11वां प्रश्न। नगरीय स्थानीय निकायों पर राज्य शासन द्वारा नियंत्रण किया जाता है। विधायी मामलों में, वित्तीय मामलों में, क्रमिक मामलों में
नागरिकों की शिकायतों के संबंध में या फिर नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो जब हम अर्बन लोकल बॉडीज की बात करते हैं, आपको पता है हम बात करते हैं रूरल लोकल बॉडीज की बात, तब हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं, हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। अभी हम अर्बन लोकल बॉडीज की बात कर रहे हैं तो हम 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करेंगे, हम म्युनिसिपैलिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो उनके जो अर्बन लोकल बॉडीज आर कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन लेजिस्लेटिव मैटर, हाँ, फाइनेंशियल मैटर, हाँ, पर्सनल मैटर, क्रमिक मामलों में ठीक है, लेकिन सिटीजन ग्रेवियांस में नागरिकों की शिकायतों के संबंध में नहीं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? 1, 2, 3, ठीक है। तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 12वां प्रश्न। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण दिया गया है, ठीक है, एजर्शन रीजन पे बेस्ड है। न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता है। दूसरा आपको दिया गया, भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? द कोर्ट कैन नॉट रिव्यू द एडवाइस गिवन बाय द मिनिस्टर टू द गवर्नर। अगर कोई भी मिनिस्टर गवर्नर को कोई भी एडवाइस दे रहा है तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाती है, नहीं की जा सकती है, कोर्ट उसको रिव्यू नहीं कर सकता है, ठीक है। रीजन देखिए, देयर इज नो लीगल अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टेट मिनिस्टर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कोई भी लीगल अकाउंटेबिलिटी नहीं होती स्टेट मिनिस्टर की, भारतीय संविधान में नहीं बोली गई है। तो यहाँ पर आपका दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, और ए और रीजन आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट ए एक्सप्लेन द रीजन आर, ठीक है, ये भी आपका एकदम सही है। यहाँ पे रीजन जो है वो स्टेटमेंट ए को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है क्लास, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। देखिए क्या बोला गया है। वर्ष 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। तो बताइए सही है कि गलत है? 1907 की बात कर रहे हैं। 1907 में क्या हुआ था बताइए? 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है, पता चल गया। 1907 की बात करेंगे तो 1907 में भी किसी का विभाजन हुआ था। किसका विभाजन हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। किसमें हुआ था? नरमपंथ और गरमपंथी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, और विभाजन का मुख्य कारण क्या था बताइए? किस कारण विभाजन हुआ था? विभाजन का मुख्य कारण जो था वो अध्यक्ष का पद था। अब जो गरमपंथी थी वो चाह रहे थे कि अरे हमारे किसी अध्यक्ष को आप चुनिए, ठीक है। आप हमेशा मॉडरेटर्स को, जो नरमपंथी हैं, नरमपंथी नेता, उनको अध्यक्ष बना देते हैं, आप हमारे किसी को चुनिए ना। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो गया ना, तो आप जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गरमपंथी थे, इनका जो वर्चस्व था धीमे धीमे, हम कह सकते वर्चस्व कहें, या इनकी जो पावर थी वो धीमे धीमे बढ़ने लगी, ठीक है। लोग भी बहुत निराश हो गए थे 1905 के बाद। उनको ये चीज समझ में आ गया था कि दलील से या फिर प्रेयर से, पिटीशन से, कुछ इस तरीके से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ब्रिटिशर्स हमारी नहीं सुनने वाले, जब तक कि हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम अपनी वॉइस को रेज नहीं करेंगे, तब तक ब्रिटिशर्स हमारी कुछ नहीं सुनने वाले। तो लोगों को भी, लोग भी कहीं ना कहीं सपोर्ट अब करने लगे थे किसको? गरमपंथी को। और गरमपंथी जो थी, जो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे, वो चाहते थे कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को कुछ गरमपंथी आपके नेता, मतलब जो आपकी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनमें से कोई लीडर उसको प्रिसाइड करे। लेकिन नरमपंथी अभी नहीं चाह रही थी। 1907 का जब आपका कांग्रेस का सेशन हुआ तो यहाँ पर सब चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक, जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, वो प्रिसाइड करे, ठीक है। वो चरमपंथी जो नेता थे वो प्रिसाइड करे इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो इन्होंने क्या किया? 1907 वाले सेशन को ले जाकर सूरत में करा दिया। क्यों सूरत में करा दिया? ताकि बाल गंगाधर तिलक उसको प्रिसाइड ना कर पाए। और बाल गंगाधर तिलक क्यों नहीं सूरत जा सकते थे, उसको प्रिसाइड कर सकते थे? इसलिए क्योंकि वो आपकी सूरत प्रेसिडेंसी से, इधर जो आपकी महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी से ही बिलोंग करते थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फॉर्म हुई थी तो उसमें ये बोला गया था कि आईएनसी का जो सेशन है वो हर साल अलग अलग जगह पर होगा, अलग अलग प्रोविंस में। लेकिन जिस प्रोविंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होगा, उस प्रोविंस के लीडर उसको कभी भी प्रिसाइड नहीं करेंगे,
ठीक है। और ये आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आपका हुआ, ठीक है, जिस वजह से बाल गंगाधर तिलक वहां पर उसको प्रिसाइड भी नहीं कर पाए और इन्होंने फिर एक मॉडरेट लीडर को, रास बिहारी घोष को क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सूरत सेशन का प्रेसिडेंट बना दिया। इसी वजह से फिर इन लोग के बीच में कहासुनी होती है और सूरत स्प्लिट होता है। एकदम सही है। इस अधिवेशन में कांग्रेस को 2 गुटों में विभाजित कर दिया गया, एकदम सही है। जो आपको स्टोरी सुनाई हूं क्लास समझ में आया होगा, आशा करती हूं। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताना। वर्ष 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुट, चरमपंथी मतलब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का विलय हो गया, ठीक है, दोनों मर्ज हो गई। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने सॉरी क्लास, इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने की थी। ये आपका गलत है, ठीक है। यहां पर जब हम लखनऊ पैक्ट की बात करते हैं 1916 की, जिसमें कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जो थे वो आपके मर्ज हो गए थे, इसकी जो अध्यक्षता थी वो एसी मजुमदार ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा। और आपको पता है लखनऊ पैक्ट में भी क्या हुआ था, जो लखनऊ सेशन ये हुआ था, ठीक है, इसमें आपके मुस्लिम लीग भी आई थी ना, तो एक पैक्ट साइन हुआ था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जिसको कि हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं। तो 1916 का जो सेशन था जिसको एसी मजुमदार ने प्रिसाइड किया था, लखनऊ में हुआ था। यहाँ पर जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे वो तो एक साथ आए ही, इनके में तो विलय हुआ ही, साथ ही साथ मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी एक साथ आई थी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तो सही है लेकिन तीसरा आपका गलत है। तो उत्तर क्या होगा, कथन 1 और 2 सही है किंतु कथन 3 जो है वो गलत है। अगला देखते हैं 14 प्रश्न। विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन आपका सही है, बताइए। संयुक्त बैठक का प्रावधान समान विधेयक, वित्तीय विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के लिए मान्य है। फिर है, किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। और आखिरी आपको दिया गया है कि संयुक्त सभा के लिए दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/6 की गणपूर्ति कोरम होना आवश्यक है। तो क्लास चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी ज्वाइंट सिटिंग होगी, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग की बात हम ऑर्डिनरी बिल के लिए कर सकते हैं जो जनरल बिल है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती। ज्वाइंट सिटिंग कब की जाती है, जब लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करने को लेकर एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, कोई डिसीजन नहीं आ पाता है, तो ज्वाइंट सिटिंग कराई जाती है। ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है इसलिए बता रही हूँ। बुलाता तो प्रेसिडेंट है लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, ये चीज याद रखिएगा। और डेडलॉक को जब होता है तब ज्वाइंट सिटिंग होती है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती। इस वजह से पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत हो गया, ठीक है। फिर दूसरा आपको दिया गया है, किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता है, ये भी आपका गलत है। अभी क्यों गलत है बताती हूँ। और कोरम की बात अगर करें तो यहाँ पे 1/6 लिखा है, कोरम जो है वो 1/10 होता है, तो ये भी आपका गलत है। यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है और डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए क्लास, भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक की अगर हम बात करें ज्वाइंट सिटिंग की, तो 108 अनुच्छेद में इसका प्रावधान दिया गया है। और खाली जो ज्वाइंट सिटिंग है, ज्वाइंट सेशन है, वो खाली ऑर्डिनरी बिल्स के लिए होगा, समान विधेयक के लिए। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जा सकता है कि मनी बिल के लिए बिठा देगा, या फिर आपको दे देगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग की बात कर देगा। नहीं, खाली साधारण विधेयक के लिए ही मान्य है, ठीक है। फिर संसद के संयुक्त विधेयक के लिए मान्य है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो करता है। किंतु किन्हीं कारणों से जो लोकसभा का स्पीकर जो है वो आपका प्रेजेंट नहीं है, अनुपस्थित है, तो उस समय क्या होगा, राज्यसभा का जो उपसभापति है तथा उसकी भी अनुपस्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति जो उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहा है,
ठीक है, वो क्या करेगा, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो याद रखिएगा, जब लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो प्रेजेंट नहीं है, उस कंडीशन में राज्यसभा का उप सभापति जो है वो भी ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कर सकता है। और कोरम कितना होगा, 1/10 होगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए 15 प्रश्न को हम देखते हैं। एक तरफ आपको केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट दिया गया है। लक्षद्वीप, दमन और दीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर जब हम बात करते हैं, बताइए कब स्टैब्लिश हुआ है, आपका पूछा गया है एक एक चीज। तो लक्षद्वीप के गठन की अगर हम बात करेंगे तो लक्षद्वीप का गठन कब हुआ है, 1956 में हुआ है। तो ए का 4th हो जाएगा। ए का 4th आपको 2 जगह दिया गया है, बी और सी में, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे क्लास, यहां पर हम दमन और दीप दिया गया है, चंडीगढ़ दिया गया है, दादरा और नागर हवेली दिया गया है। तो दमन और दीप को अगर हम देखेंगे तो 1962 का समय हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद चंडीगढ़ की हम बात करेंगे तो यहाँ पे मतलब बी का 3rd हो गया, चंडीगढ़ का 1966 हो गया, सी का 2nd, और दादरा और नगर हवेली की बात करेंगे तो 1961। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर एक फैक्ट कि 2020 में दमन एवं दीव और दादरा नागर हवेली की अगर हम बात करेंगे तो दोनों को संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, दोनों को मर्ज कर दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, कब, 2020 में, 26 जनवरी 2020 में दमन एवं दीव और दादरा नागर हवेली को संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो यहाँ पर आपका बी तो सही उत्तर था, ये वाला फैक्ट भी याद रखिएगा। चलिए 16 प्रश्न को हम देखते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो चलिए क्लास बता दीजिए जल्दी से। इस पद के लिए अधिकतम आयु की सीमा जो है वो 65 वर्ष है, 65 ईयर है। सही है कि गलत है। वह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है। वह रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष होता है। वह रक्षा योजना समिति का सदस्य होता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है बोला गया, ध्यान से देखिए कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिए क्लास, मैक्सिमम एज लिमिट फॉर दिस पोजीशन इज 65 ईयर, एकदम सही है। ही इज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, एकदम सही है। बार बार हेडलाइंस में यही निकल रहा था, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ठीक है, होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। फिर ही इज अ मेंबर ऑफ द डिफेंस प्लानिंग कमेटी, ये भी सही है। लेकिन ही इज द चेयरमैन ऑफ द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि ये चीफ डिफेंस सीडीएस नहीं होता है, चीफ डिफेंस स्टाफ नहीं चेयरमैन होता है, रक्षा मंत्री जो होता है वो इसका चेयरमैन होता है। तो सी आपका गलत है, ठीक है। अगला हम देखते हैं 17 प्रश्न को। दिए गए युगों का सही कालक्रम बंद को चुने, जो सबसे पुराना है वह सबसे पहले आएगा, ठीक है, पहले जाएगा। तो चलिए बताइए सबसे पुराना कौन सा है। ए बी सी डी में से अपना समय लीजिए। तो इयोसीन होगा, फिर मायोसीन होगा, फिर बताइए प्लायोसीन होगा, होलोसीन होगा। तो यहां पे अरेंज करते हैं हम लोग। देखिए यहां पर क्लास इयोसीन होगा, मायोसीन होगा, ठीक है, प्लायोसीन होगा, प्लेस्टोसीन होगा, फिर होलोसीन होगा। यहां पर ये आपका सही उत्तर है, बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। ठीक है क्लास। चलिए अगला हम देखते हैं 18वां प्रश्न। वायरस के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताइए क्या क्या है। वायरस जो शब्द है इट वॉज गिवन बाय द माइक्रोबायोलॉजिस्ट M.W. बेजनिक। बताइए सही है कि गलत है। दूसरा आपको दिया गया है द न्यूक्लिक एसिड जीनोम ऑफ द वायरस कैन बी RNA और DNA, ठीक है। फिर सी दिया गया है DNA बेस्ड वायरसेस आर मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड।
फिर आखिरी दिया गया आरएनए बेस्ड वायरस म्यूटेट मोर फ्रीक्वेंटली देन डीएनए बेस्ड वायरसेस। सही उत्तर क्या है यहाँ पर? तो देखिए क्लास, यहाँ पर जो वायरस जो टर्म है इट वाज गिवन बाय द माइक्रोबायोलॉजिस्ट एम.डब्ल्यू. बेजर्निक, ये आपका सही है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जीनोम ऑफ द वायरस कैन बी, जो उसका जीनोम है वो आरएनए बेस्ड भी हो सकता है, डीएनए बेस्ड भी हो सकता है। ठीक है, जो डीएनए बेस्ड है वो जल्दी म्यूटेट करता है मोर फ्रिक्वेंटली देन द आरएनए बेस्ड, ये भी सही है, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और आरएनए बेस्ड जो आपका वायरस होता है यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और जब हम डीएनए बेस्ड की बात करते हैं तो ये आपका यहाँ पर डबल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा करेक्ट नहीं है? तो सी आपका करेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 19वें प्रश्न को देखते हैं। बड़ा प्रश्न है, एनबीएफसी की बात की गई है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की बात की गई है। तो बताइए यहाँ पर एनबीएफसी मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती है। इट कैन नॉट एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट। दूसरा आपको दिया गया है ऋण नहीं दे सकती है, इट कैन नॉट लेंड मनी। तीसरा आपको दिया गया इट कैन नॉट इशू चेक नहीं इशू कर सकती है, चेकबुक नहीं इशू कर सकती है। एनबीएफसी कैन नॉट ऑफर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड गारंटी फैसिलिटीज फ्रॉम द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे क्या दिया गया? एनबीएफसी निष्पक्ष बीमा और प्रत्येक गारंटी निगम की निष्पक्ष बीमा सुविधा प्रस्तावित नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर क्लास आपका सही उत्तर क्या है? एनबीएफसी की बात करें, याद रखिएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं, ठीक है, वो ऋण प्रदान कर सकती हैं, लोन दे सकती हैं, और यही इनका एक वन ऑफ द मेन काम रहता है, वर्क रहता है कि ये लोन दे सकती हैं। लेकिन ये डिमांड डिपॉजिट जैसे हमारा बैंक एक्सेप्ट करता है, डिमांड डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकती हैं, चेक नहीं इशू कर सकती हैं। ठीक है, इंश्योरेंस और गारंटी फैसिलिटीज नहीं आपको दे सकती हैं। तो यहाँ पर आपका जो एनबीएफसी कैन नॉट लेंड मनी, ऋण नहीं दे सकती, ये तो आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यही आपका सही उत्तर होगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। याद रखिएगा क्लास, जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी होती है वो ऋण तो प्रदान करती है लेकिन चेक बुक, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, ये सब नहीं लेती है। तो यहाँ पर आपका बी सही उत्तर हो गया। 20वां प्रश्न हम देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड है। प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है बोला गया है? ध्यान से पढ़िएगा क्लास, करेक्ट बोला गया है। तो चलिए देखिए, लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी विच ऑक्सीडाइज द कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, दूसरा आपको दिया गया लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी विच रिड्यूसेस द वाटर। तीसरा आपको दिया गया है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द लाइट केमिकल एनर्जी विच ऑक्सीडाइज द कार्बन डाइऑक्साइड। और आखिरी आपको दिया गया क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी विच स्प्लिट द वाटर मॉलिक्यूल एंड रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। यहां पर ध्यान दीजिए, जो आपके जो क्लोरोफिल होते हैं वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। आपको पता है ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, पर्णहरित, ठीक है, जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एकदम सही है। ठीक है, और लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, जो जल के अणुओं का विभाजन कौन करता है? जो पर्णहरित प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिससे जल अणुओं का विभाजन होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है। ठीक है, और ये आपका बिल्कुल सही है, और सब जो ऊपर दिए गए हैं ना वो आपका गलत है। याद रखिएगा, आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ही जो हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम में क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। चलिए 21वां प्रश्न हम देखते हैं, भारत में दूर संचार से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार की नीति के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है?
यहाँ पर बोला गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसी ऑन टेलीकम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन, ठीक है, फिर उसके बाद टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिर टेलीकॉम एडवाइजरी कमिटी या फिर टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा तराई, ठीक है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? देश में दूर संचार के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना एवं इसे बेहतर बनाना। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बी है। अगला हम देखते हैं 22वां प्रश्न। संसदीय लोक लेखा समिति की बात की गई है, ठीक है। पार्लियामेंट्री पब्लिक अकाउंट कमेटी की से रिलेटेड कौन सा आपका सही नहीं है? या भारत सरकार के वित्त लेखों की जांच करती है। दूसरा है लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से समिति के 15 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। समिति के सभापति को इसके सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। और आखिरी आपको दिया गया है यदि सरकार द्वारा गठित किसी अन्य समिति के किसी सदस्य को पीएसी के लिए निर्वाचित किया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि क्या वह पूर्ण समिति का सदस्य बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? तो देखिए, इट एग्जामिन द फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सही है। यह भारत सरकार के वित्त लेखा की जांच करता है। द 15 मेंबर्स ऑफ द कमिटी आर इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर, ये आपका गलत है। ये वाला जो प्रोविजन है ना, वो एस्टिमेट कमिटी के लिए है कि एस्टिमेट कमिटी में जितने भी मेंबर्स हैं वो आपके लोकसभा के होते हैं। जब हम लोग पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करते हैं क्लास, तो इसमें 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से जो 15 मेंबर्स हैं वो आपके लोकसभा से आते हैं और जो बच्चे 7 मेंबर हैं वो राज्यसभा से आते हैं। तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये आपका नॉट करेक्ट है, बी सही उत्तर होगा। चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स, सही है। If a member of another committee set up the government is elected to the PAC, the Speaker of the Lok Sabha decide whether he/she will remain a member of the former committee or not। कौन डिसाइड करेगा? जो स्पीकर ऑफ लोक सभा है। इतनी चीजें क्लियर हो गई क्लास। तो यहाँ पर 22 मेंबर याद रखिएगा, 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। 23वां प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में वाणिज्यिक बैंकों के एजेंसी कार्य के रूप में माना जाता है? तो बताइए किसे? जमा की स्वीकृति को, अधिशेष निधि का निवेश, आयकर भुगतान की स्वीकृति को, या फिर ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करना। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या है यहाँ पर? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन एजेंसी फंक्शन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक? बताइए, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड, एक्सेप्टेंस ऑफ इनकम टैक्स पेमेंट, या फिर प्रोवाइडिंग द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ए आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 24वां प्रश्न। मध्यकाल में मुजानिक क्या था? तो मुजानिक क्या था बताइए? तोप था, या फिर गुलेल था, या फिर गन कैरिज था, या फिर शस्त्रागार था, आर्मरी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं मुजानिक, तो मुजानिक जो था, गुलेल को मुजानिक कहा जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। तो गुलेल को मुजालिक कहा जाता था, बी आपका सही उत्तर है। 25वां प्रश्न देखते हैं। मानव आहार नलिका के निम्नलिखित में से किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो बताइए किसकी सबसे अधिक होती है? स्टमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की, या फिर रेक्टम की? ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन लगा देंगे। उनको लगेगा लार्ज है तो इसका मतलब लार्जेस्ट होगा, तो ये आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी साइज सबसे बड़ी होती है, बी आपका सही उत्तर है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला हम 6 प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रयोग प्रारंभ किया गया? तो बताइए कब से? 1992 से, 93 से, 95 से, कि 2001 से? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है 1993 से, ठीक है। ये डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने 1993 में लिया था कि अब जो आईडी कार्ड होगा उसमें फोटो आईडी कार्ड होगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा।
चलिए अगला हम देखते हैं। ये आपका दूसरा एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको आप बी करिए। 1993 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये इसको सही कर लीजिए। चलिए 27 देखते हैं अब हम क्लास। किसी उत्तल लेंस के द्वारा बोला गया है अपर्चर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अपर्चर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की बात यहां पर की गई है। इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, it is equal to the focal length, it is independent of its radius of curvature, it is equal to the half of its focal length। तो सही उत्तर क्या है यहाँ पर बताइए। किसी भी उत्तल लेंस के द्वारक में इसकी वक्रता कर्वेचर त्रिज्या से स्वतंत्र होती है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सी आपका सही उत्तर होगा 27 का। अगला देखते हैं। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बताइए कौन थे यहाँ पर। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे, बीपी मंडल थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। तो यहाँ पर आपका एसपी सिन्हा जिनको कि हम कहते हैं। तो बिहार के प्रथम गवर्नर जो थे वो एसपी सिन्हा थे, ठीक है, याद रखिएगा। डी आपका बिल्कुल सही है। अगला हम देखते हैं 29। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो जुपिटर है, सैटर्न है, सन है या फिर अर्थ है। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो क्या है? वो सन है, ठीक है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड जो है, सेलेस्टियल बॉडी, जो मेन सेलेस्टियल बॉडी है सोलर सिस्टम की, वो कौन है? वो हमारा सूर्य है, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है। 30 प्रश्न को अब हम देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो बताइए कितनी बार होता है। कभी आपने सुना है कि खाली एक बार प्रेसिडेंट बन गया तो दूसरी बार नहीं हम खड़े हो सकते हैं, 2 बार बन गए तो तीसरी बार नहीं खड़े हो सकते हैं, ऐसा नहीं सुना है ना। तो जितनी बार भी चाहे उतनी बार। तो भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? कितनी भी बार, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 31। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। क्या नाम दिया था बताइए। शहीद द्वीप, बलिदान द्वीप, नवोदय द्वीप या फिर स्वराज द्वीप। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को स्वराज नाम दिया था, ठीक है। डी आपका सही उत्तर। 32वां प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो बताइए यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट में लेबर डिपार्टमेंट किसे मिला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को, सैयद अली जहीर को या फिर जगजीवन राम को। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था। यहाँ पर देख लीजिए क्लास। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार, जिसको कि इंटरिम गवर्नमेंट के नाम से हम जानते हैं, कि मंत्रिमंडल में श्रम विभाग का मंत्रालय जगजीवन राम को सौंपा गया था। कांग्रेस द्वारा वायसरॉय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 1 अगस्त 1946 को वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया था। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई, जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। अंतरिम सरकार के सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, गोपालाचार्य, ठीक है, शरद चंद्र बोस, मान जॉन मथाई, सरकार बलदेव सिंह, ठीक है, सरफराज अहमद, जगजीवन राम, सैयद अली और डॉक्टर सीए भाभा। जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे या फिर आप लूसेंट भी देख रहे हैं तो वहां पर अंतरिम सरकार के बारे में दिया गया है और किसे कौन कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है ये भी आपको मेंशन है, उसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो बता दीजिए जल्दी से। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? वाइली को मारा था या फिर डायर को मारा था या फिर सॉन्डर्स को मारा था या फिर जनरल डायर को मारा था? तो क्लास यहाँ पर देखिए, आप एक काम करिएगा, इसको जनरल डायर माइकल ओ डायर याद रखिएगा। जो माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी इन्होंने, याद है ना, डायर जलियांवाला बाग कांड, ठीक है, उसमें था। तो इन्होंने माइकल ओ डायर को मारा था। बी आपका सही उत्तर है।
यहाँ पर देख लीजिए, उधम सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। इन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के हत्यारे अफसर माइकल ओ डायर को मारने के लिए लंदन के रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के संगोष्ठी को अपने लिए एक अवसर माना और वहीं पर इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने इन्हें पकड़ लिया और 31 जुलाई 1940 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। 13 मार्च 1940 में इन्होंने जनरल डायर को मारा था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कर लीजिएगा, यहाँ पर जनरल डायर नहीं, यहाँ पर माइकल ओ डायर आपका होगा, दोनों सेम ही है, कहीं कहीं जगह इनको जनरल डायर के नाम से भी जाना जाता है। तो एक ही ऑप्शन लीजिएगा, बी आपका सही उत्तर है। 34 देखते हैं, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? क्विक लाइन किसे कहते हैं बताइए, ABCD में से। तो ये आपका है CAO। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। पैंतीसवां प्रश्न देखिए, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक, मतलब यहां पर आपका बॉइलिंग पॉइंट की बात की गई है, बढ़ जाता है और जल का हिमांक जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। फिर आपको दिया गया है, जल में मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है सही क्या है। तो ध्यान दीजिएगा क्लास कि क्या होगा, दोनों कथन जो आपके दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। जब हम सॉल्ट ऐड करते हैं प्योर वाटर में तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। और जब मिथाइल अल्कोहल को वाटर में ऐड किया जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो घट जाता है। तो मिथाइल अल्कोहल से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है पानी का और सॉल्ट से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट क्लास में से आप में से किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में हम कार्बन क्रेडिट पर ध्यान देते हैं। एकदम आराम से सुनिएगा, छोटा सा है, बेसिक चीज है। कार्बन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्या कि हम कितना खर्च कर सकते हैं, ऐसे समझो। तो कंट्री एक्स है एक, ठीक है, और एक कंट्री आपकी वाई है और बोला गया कंट्री एक्स को कि आप खाली एक्स अमाउंट ही कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, या फिर कार्बन अपने कंट्री में रिलीज कर सकते, मतलब इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन पॉसिबल है। अगर इससे ज्यादा आपने कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन किया, कार्बन का एमिशन किया, मतलब आप क्योटो प्रोटोकॉल में जो बाइंडिंग दी गई है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे, आप टारगेट को नहीं लेके चल रहे हैं। इसी तरीके से कंट्री वाई जो है इसको भी बोला गया, चलो 100 बोल दिया गया, आप इतना ही कार्बन एमिट कर सकते हो। यहां पर भी 100 बोल दिया गया था, चलो ठीक है, 1000 हमने लिख दिया, 1000, चलो दोनों जगह 1000 लिख दिया। अब कंट्री एक्स जो है क्लास समझो, कंट्री एक्स जो है वो आपकी एक डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, यहां पर बहुत ढेर सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई है, लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, व्हीकल्स ज्यादा है। ठीक है, तो अब क्या इनको पता है कि हमारे यहां से जो कार्बन का एमिशन है वो इससे कई ज्यादा है जितना कि हमने साइन किया है। आप समझिए, यहां पर इनको पता है कि हम 1000 से कई ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो अब इनके दिमाग में एक विचार आया कि हमारे सामने एक कंट्री है वाई जो कि खाली 800 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। तो अब हम क्या करें, हम इनसे इनका 200 जो बचा है, जो इनके पास बफर है, उसको खरीद लें। और इसको ये खरीदेंगे कैसे? रिन्यूएबल प्रोजेक्ट कंट्री वाई में स्टैब्लिश करके, जैसे यहाँ पे इको फ्रेंडली स्ट्रक्चर्स बना देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर प्लांट स्टैब्लिश कर देंगे, जो भी इको फ्रेंडली, जो पर्यावरण के लिए
अनुकूल हो। ठीक है, तो इको फ्रेंडली पार्क बना देंगे, इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, सोलर पावर प्लांट लगा देंगे। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट कर देंगे और इनसे इनका 200 जो कार्बन क्रेडिट है वो खरीद लेंगे। अब इनके पास टोटल 1200 कार्बन क्रेडिट हो गया, मतलब ये इतना कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सकते हैं। इसको क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इसीलिए कह रहे हैं। यहाँ पर जो भी डेवलप्ड कंट्री है जिसको कि कार्बन, जहां पे कार्बन एमिशन ज्यादा हो रहा है, वो क्या कर सकती है, जो छोटी मोटी कंट्रीज है जहां पर कार्बन एमिशन कम होता है, वहां पर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के थ्रू इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट लगा दे, स्टैब्लिश कर दे और उनसे उनके कार्बन क्रेडिट को खरीद ले। ठीक है, आप कुछ दे रहे हैं तो कुछ लेंगे भी। तो अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो दूसरी कंट्रीज से कार्बन क्रेडिट उनका खरीद लेती है कि भाई अगर तुम उतना कार्बन नहीं रिलीज कर रहे हो तो हमारे यहाँ तो बहुत कार्बन एमिशन होता है, आप हमको अपना कार्बन क्रेडिट दे दो, हम आपके यहाँ इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट लगा देंगे, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी स्टैब्लिश कर देंगे, तो आप अपना कार्बन डाइऑक्साइड और कम कर लो एमिशन। हमारा जो नहीं हो पा रहा उसको हम आपके माध्यम से क्या करेंगे, कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब जब टोटल देखा जाएगा कितना कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी आपकी रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में, वो आपका सेम रहेगा, क्योंकि जहां कहीं बढ़ा है तो कहीं घटा भी है। तो यही चीज होती है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में। अगर अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर बताना, नेक्स्ट क्लास में और इजी मेथड में समझाने का प्रयास करूंगी। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। आशा करती हूँ आप लोग खूब पढ़ रहे हो। आप लोग को किसी भी तरीके का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। जैसे जैसे परीक्षा पास में आएगी आप लोगों को डर लगेगा, लेकिन डरिएगा नहीं, पढ़ते रहिएगा। पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, बार बार अपने टॉपिक्स को रिवाइज करिए जहां पे कंफ्यूजन हो रही है। सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ और कुछ रिपीटेड प्रश्नों के साथ जो कि हमें रिवाइज बार बार करना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।